दोस्तों एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहाँ पर जो मैन वर्ड लिया गया है ये ऐसा नहीं कि मैन के लिए ही है, वुमेन के लिए भी है, वुमेन के लिए ही नहीं, ये बच्चों के लिए भी है, बच्चों के लिए नहीं, ये जीवन जानवरों के लिए भी है। आप लोगों ने अक्सर सर्कस में देखा होगा कि जब किसी शेर को प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसको भी बैठाया जाता है एक पर्टिकुलर चेयर पर, ठीक है, हंटर के डर से, वो एक अलग बात है। पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सामने क्या डर है? अगर आप लोगों से पूछा जाए किस चीज़ का डर है आप लोगों को, आप लोगों को डर है कि लाइफ में फेल ना हो जाए। वो डर आप लोगों को काम कराने के लिए मजबूर करता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, डर भी अच्छा होता है कि थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए इंसान के मन में। अगर डर ना हो तो इंसान जो है वो जानवर बन जाए। ये भी बिल्कुल सही है कि इंसान के अंदर डर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर डर ही नहीं रहेगा तो आप लोग कोई काम ही नहीं करोगे। आप लोग ऐसा लगेगा हमको करने की जरूरत ही क्या है यार, खाना टाइम पर मिल ही रहा है क्योंकि माँ बाप ने पूरी अरेंजमेंट कर दी है। जब तक माँ बाप बैठे तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। अगर ये वाली टेंडेंसी में हो तो देखिए जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो इंसान आज की डेट में किसी एग्जाम को क्लियर कर रहा है ना, उसने उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाकर प्रॉपर मेहनत की है। और जो शब्द मैंने स्टार्टिंग में यूज किया प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस इतनी खतरनाक चीज होती है कि एक ऐसे इंसान जिसको कुछ नहीं आता है उस जैसे इंसान को भी एक महान इंसान बना सकती है, अगर वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में अपनी लाइफ को एक इस तरीके से शेड्यूल करे कि इस टाइम मुझे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो जिंदगी में प्रैक्टिस से कुछ भी चीज अचीव की जा सकती है। तो यहाँ पर अब ये मत बोलने लगना 3 इडियट का डायलॉग देखा सर आपने, वो कोलगेट निकाल कर उसके हाथ पे रख देता है और फिर बोलता है अब इसको अंदर डाल के दिखाओ। वो सब फालतू की बातें होती हैं। पर लेकिन जिंदगी में अगर रियलिटी में आप लोग प्रॉपर वे में अपनी लाइफ को शेड्यूल करके चलोगे, टेंशन अलग चीज है और एंजाइटी अलग चीज है। चीजों को टेंशन में मत बनाओ, थोड़ी एंजाइटी होनी चाहिए कि हाँ इस काम को कर लेते हैं, अगर नहीं किया तो दिक्कतें हो जानी है। तो ये आप लोगों जब आएगी तब आप लोग देखोगे पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर, पुरानी मेरिट उठाकर, अब जब किसी पर्टिकुलर टेस्ट को लगाओगे आप लोगों के नंबर कहाँ पर आ रहे हैं वो आप लोग को बताएंगे कि आप लोगों की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। यहाँ पर आप लोगों को अपने आप को एक माहौल में ढालना पड़ेगा, और जब आप लोग अपने आप को एक माहौल में ढालोगे ना तो फिर आप लोग उस चीज को आसानी से समझने भी लगोगे और करने भी लगोगे। जो इंसान जिंदगी में बिना किसी चीज को जाने पहचाने छलांग लगा देता है वो इंसान हमेशा तो चोट खा के बैठता है, मरता है। सुना है ना आप लोगों ने कि पानी में तैरने से पहले या फिर पानी में जाने से पहले आप लोगों को ये चेक कर लेना चाहिए कि गड्ढा कितना गहरा है। तो यहाँ पर जो यूपीएससी का जो गड्ढा है ना, इस गड्ढे के अंदर आप लोगों को जो गहराई बताएगा वो आप लोगों को सिलेबस बताएगा और वो आप लोगों को यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर बताएंगे। उनसे आप लोगों को पता चलेगा गहरा कितना है गड्ढा। अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि गड्ढा कितना गहरा है और आप लोगों ने छलांग लगा दी, पता चला आप लोग जैसे 500-600 आदमी भी अगर ऊपर नीचे खड़े हो जाए तो सब डूब जाएंगे इसमें, तो फिर कहीं अस्तित्व भी नहीं मिलने वाला है। तो अस्थि चरम में देह मम वाली बात हो जाएगी, तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होते न भवभीत। तो कहने का मतलब यार सीधा सीधा ये है कि बैठ के ढंग से प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर लो। पूरे वीकेंड में ये वीडियो आप लोगों के सामने आती है, और ये वीडियो इसीलिए आती है ताकि पूरे वीकेंड में आप लोगों ने मजा लिया है या वाकई में आप लोगों ने चीज़ों को समझा है उसको भी आप लोग जान सको। वो तो क्वेश्चन होंगे जो वीकेंड में डिस्कस किए हैं, उसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा भी इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कहीं भी डिस्कस नहीं किए हैं, तो उससे आप लोगों को एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो के अंदर बने रहोगे। और एक छोटा सा काम है, या फिर आप लोग बोलो हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है तो वीडियो को एक बार पॉज कर लेना। आप लोग पॉज करके आप लोग जो क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन पे उसको पढ़ने के बाद में उसका आंसर देना। आंसर देने के बाद में आप लोगों को आंसर देखना है कि आप लोगों का आंसर सही था या फिर गलत था। अगर आंसर आप लोगों ने गलत कर दिया तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। आप लोग बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, आंसर गलत हो गया और अच्छी बात है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही गलत हो गया, अब एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आंसर सही हो गया तो ये भी अच्छी बात है, ये कि मतलब ये भी अच्छी बात है, पहले वाली भी अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? ये अच्छी बात है कि आप लोग के अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोग और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो यानी कि आप लोगों को अपने आप को समझाना और अपने आप को आगे बढ़ाना आना चाहिए, और आप लोग ही अपनी जो ये नाव चला रहे हो ना, इसके जो खेवैया हो वो आप ही लोग हो, आप ही के हाथ में हैंडल है। जहां लेकर जाओगे वहीं पहुंच जाएगी। जहां आप लोगों को लगेगा कि नहीं काम चल रहा है वहीं हथियार रख दोगे, वहीं पर ही गड्डी रुक जाएगी। तो ये जिंदगी में किसी ने कोई डिफाइन नहीं कर रखी आप लोगों की लाइन कि क्या आप लोगों को लाइफ में अचीव करना है। आप लोगों ने खुद ही डिसाइड करना है कि हम लोग क्या अचीव करना है। एक इंसान है वो क्लेरिकल की जॉब में सेटिस्फाई है, एक इंसान है कि वो आईएएस बन के भी सेटिस्फाई नहीं है। तो आप लोग अपना सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ रखते हैं, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि भाषण बहुत हो गया, अब बात करते हैं पढ़ाई की। इट्स नॉट ए भाषण, ये भाषण नहीं है, वैसे स्पीच नहीं है,
ये मुझे लगता है जो आप लोग डेली मुझे मेल करते हो, डेली आप लोग जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हो, सर क्या करें, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन से काम करोगे ना वो कुछ नहीं करने देगा। ये लिखवा लो आप लोग, वो आप लोग को बोलेगा ही नहीं कभी किताब पढ़ लो। उसका तो मजा आता है भाई साहब यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल करने में, उसका तो मजा आता है भाई साहब इंस्टाग्राम पे रील देखने में, उसका तो मजा आता है भाई साहब किसी के साथ में बात करने में। वेट करते हैं कि आप लोग देखो इंटरेस्टिंग जो मॉर्निंग में वीडियो आती है उसमें बच्चे जो हैं ये बोलते रहते हैं सर वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी। आप लोगों को बोलूँ कि अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में बात करनी है बैठ के, आप लोग देखते हो कभी कि यार जल्दी फोन रख दिया इतना देर हो गया, लगता है कभी ऐसा? अगर लगता है तो फिर अलग ही जोन में, फिर तो आप लोग सही जोन में जा रहे हो। अगर नहीं लगता है तो इसका मतलब फिर यहाँ क्यों लग रहा है यार आप लोगों को? तो जिंदगी में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेके, यही टाइम है। सीरियस का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में पहुंच जाना है, नहीं। सीरियस का मतलब कि जो काम जिस टाइम करना है एटलीस्ट उस काम को उस टाइम कर लो। मैं महात्मा संत बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग सारी चीज़ें बंद करके रख दो साइड में, नहीं। इंजॉय करो उनको, पर उनके लिए टाइम डिफाइन कर दो। हर चीज़ को सही टाइम देना है। रिलेशनशिप में टाइम देना है, दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अपना काम कंप्लीट करने के बाद में, या फिर उसको सोने में मतलब नींद आ रही है, बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नींद ले लो ना पूरी एक बार बैठ के, शरीर ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ लो बैठ के। तो जबरदस्ती नहीं करनी है, पर हाँ डिसिप्लिन में रहना है। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। पर स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा ताकि डिसिप्लिन में आ जाओ, क्योंकि नेचर खराब हो चुका है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, और जो भी आंसर होंगे उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और फिर वीडियो के एंड में क्वेश्चन को देखकर अपना स्कोर लिखेगा कि आप लोग के कितने मार्क्स आए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर 2 मार्क्स का रखते हैं, जैसे कि आप लोगों का यूपीएससी में देखने को मिलता है, उसी पैटर्न में आप लोग का ये रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट करना और बताना जरूर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इतना आप लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रहा हूँ मैं, ओके। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में भर भर के पूछा गया है। ऐसा लग रहा था कि एक इंसान को ये बोल दिया जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन से सारे बना डाल, ठीक है। कोई नहीं छोड़ना चाहिए, अगर छूट गया तो तेरी सामत आएगी। तो वही वाली बात है। तो IMF के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, और IMF न्यूज में भी है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान की खस्ता हालत हो गई, उसकी नैया डूब रही है, वहां पर वो IMF के पास में गया कि भाई साहब बचा लो डूबने से। उधर श्रीलंका पहले से ही चिल्ला रहा है कि भाई साहब चाइना ने जो है बिल्कुल मार मार के कचुम्बर निकाल दिया, आप ही थोड़ा सा मतलब सहारा दे दो, और तिनके को डूबते का सहारा है। वैसे डूब तो पाकिस्तान रहा था, श्रीलंका तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से डूब रहा था, पाकिस्तान इकोनॉमी से भी डूब रहा था, और पाकिस्तान जो है वैसे पार्ट में भी डूब रहा था। तो दोनों IMF के पास गए, तो IMF काफी ज्यादा न्यूज में था। IMF के बारे में जानते हैं डिटेल में। IMF से रिलेटेड स्टेटमेंट है 2। पहले में बोला गया है कि जो IMF है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1944 में हुई थी, और उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि एक सम्मेलन हुआ जिसको आप लोग ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, या फिर ब्रेटन वुड सम्मेलन भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, 1944 का। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया कि IMF जो है वो वर्क करता है एग्जैक्टली सेम एज द वर्ल्ड बैंक, यानी कि जैसे IMF काम करता है उसी तरीके से विश्व बैंक काम करता है। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। पॉज कर लो वीडियो को, आंसर दो, उसके बाद में आंसर देखना, ठीक है। दे लिया आंसर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर। अगर कॉमन सेंस आप लोग यूज करो, जैसे यूपीएससी में कॉमन सेंस यूज करते हैं, तो अगर दोनों बिल्कुल सेम ही काम कर रहे हैं तो IMF और वर्ल्ड बैंक दो एक ही साथ बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा हो सकता था, मान लीजिए IMF मैंने बना लिया, वर्ल्ड बैंक जो है आप बना लो, ये आप लोगों का बैंक है वो मेरा बैंक है। तो ऐसे तो हो सकता था कि हाँ एक इंसान ने एक चीज बना ली, दूसरे ने दूसरी बना ली, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे अगर आप लोग ये क्वेश्चन की वीडियो देखो, या फिर आप लोग किसी चीज टॉपिक को देखो यूट्यूब पर, हजारों लोग उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ाई जा रहा हूं। तो वो तो मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मतलब एक तरीके से एक ही बॉडी है, वही पहले भी वही बॉडी थी, दूसरी वही बॉडी बना दी, वो भी एक ही साथ में, वो भी एक ही इंसान ने। तो ये तो कॉमन सेंस के हिसाब से देखोगे तो क्वेश्चन एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में गलत हो जाती है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और आंसर यहाँ पर इसका क्या हो गया? ए आंसर हो गया। तो कॉमन सेंस जो है यूपीएससी आप लोगों से बोलती है कि उसको डेवलप कर लो, क्योंकि वो आप लोगों को ये नहीं बोलती रट लो, वो बोलती है कॉमन सेंस डेवलप कर लो और उससे बहुत फायदा देखने को मिलेगा। पूरी ऑर्गेनाइजेशन कवर करा देता हूं। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में थी, यहाँ पर ये बताई दिया मैंने। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सारी एक स्लाइड में इकट्ठी है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वह इसकी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको आप लोग GFSR भी बोलते हो। ये IMF के द्वारा तैयार की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो रिपोर्ट है पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये भी IMF के द्वारा ही तैयार की जाती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारी जो कंट्री से रिलेटेड है वो है गीता गोपीनाथ। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आज की डेट में IMF की कौन है? वो है गीता गोपीनाथ। एक बार को मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूछा आप लोगों से, जिनका नाम है यहाँ पर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये न पूछे पर लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं आप लोगों से।
जो कि हमारी कंट्री की है, ठीक है। 1944 में बनाया गया। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए। यहाँ पर फॉर्मेशन 1945 में हुआ आगे चलकर, यहाँ से इनिशिएशन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा वॉशिंगटन DC के अंदर। इसी बहाने से एक मैप की लोकेशन भी आप लोगों की हो जाएगी, वॉशिंगटन DC है कहां पर एग्जैक्टली, तो यहां पर एग्जैक्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल भी है। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूयॉर्क कैपिटल है, नहीं। एक बच्चा बोला था सर सुना है कि न्यूयॉर्क कैपिटल है आपके सुनने से न्यूयॉर्क कैपिटल बन जाएगी क्या? ऐसे नहीं होता है, उसको चेक कर लिया करो फैक्ट्स को। इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर बताने के लिए मैप खोला है वो है यहाँ पर ये 5 जो रिवर है। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़ा सा तैयार हो जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये 5 रिवर हैं, जो कि रिवर नहीं मतलब लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 5 लेक हैं, नदियां हैं, जिसको लेक सुपीरियर बोलते हैं। लेक ये ह्यूरोन, तीसरी देखने को मिलेगी लेक एरिक, और चौथी लेक का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। जूम करके दिखा सकता हूं पर दिखा नहीं रहा हूं जानकर, क्योंकि ये होमवर्क है। ये 4 लेक तो हैं जो कि कनाडा और USA के बॉर्डर पर पड़ती हैं। आप लोग देखते हैं ये बॉर्डर है जो बीच में से जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप, फिर भी ये लड़ाई नहीं करते हैं, इसको कहते हैं समझदार दोस्त, ठीक है। एक ऐसी लेक है जिसका कोई नाता नहीं है कनाडा से, उसका नाम याद रखिएगा, लेक मिशिगन। तो 5 लेक जो आप लोगों के सामने हैं, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। 4 मैंने बता दी, एक का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसलिए मैप खोला था, तो आप लोगों का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई और एक मैप का क्वेश्चन भी तैयार हो गया, जिससे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एक पर्टिकुलर पोर्शन आप लोग का। अच्छे से अटेम्प्ट करिए, कहां भी डाउट हो उसको पूछ लेना। आंसर भी बता दिया है मैंने, पर फिर भी याद रखने के लिए क्वेश्चन भी आप लोगों से जब रिवीजन करने बैठोगे तो आप लोगों को फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी रिपोर्ट IMF के द्वारा पब्लिश की जाती है। अभी बताया तो वीडियो को पॉज कर आंसर दे दो, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को आंसर देना है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसी के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आप लोगों को ये बताना है। जो 2 है वो तो IMF की है, एक और रिपोर्ट है यहाँ पर जो कि IMF की नहीं है, वो रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, अब ये क्वेश्चन है इसमें एक्स्ट्रा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तो देखता हूँ सही आंसर क्या है। अरे हाँ, आंसर बता देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद आ गया एक बच्चा था, मतलब कई सारे बच्चे हैं जो बेसिकली जिनको दिखता नहीं है, वो बस सुनते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, पर लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो तो है C, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट IMF प्रस्तुत करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो भी IMF प्रस्तुत करता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, ये आंसर आप लोगों को देना है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चन है। G20 ग्रुप इतना ज्यादा न्यूज में है और आगे आगे इसकी न्यूज और ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि घटना नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लो और पूरे टॉपिक को भी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है रिसेंटली अभी लंबे समय से न्यूज में है, बहुत सारे रीजन की वजह से। क्योंकि हमारी कंट्री जो है इसको होस्ट करने वाली है, आने वाले टाइम में हमारी कंट्री जो है इसका हेड बनने वाली है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। फिलहाल के टाइम पर कौन है वो भी थोड़ा सा जान लेंगे। G20 ग्रुप के रेफरेंस में क्वेश्चन है यहाँ पर, और आप लोगों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देख लिया करो करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। तो G20 कंट्री यानी कि जो समूह है 20 देशों का, उसमें ये बोला गया कि इसके अंदर टोटल 20 कंट्री हैं। पहली स्टेटमेंट, आप लोग बोलोगे यार ये कैसी बात बोल रहे हो, मतलब जब नाम है G20 तो 20 होंगे ना। अब क्वेश्चन पूछा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या गड़बड़ है। जो ग्रुप है वो अकाउंट करता है लगभग 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 85% है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जो जनसंख्या है यानी कि जो पॉपुलेशन है वो 2/3 हिस्सा आप लोगों को देखने को मिलेगा इनके पास में, यानी कि G20 कंट्री के पास में ऐसे ऐसे देश हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर नो परमानेंट स्टाफ ऑफ इट्स ओन, यानी कि इसका खुद का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे सीबीआई को जब कोई छापा मारना होता है तो बोलता है यार अपनी पुलिस दे दो होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। कोई केस लड़ना होता है तो आप लॉ मिनिस्ट्री के पास में आता है कोई वकील दे दो यार, तो वही काम आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। ये बोलता है कि जो पार्टी देगा यानी कि जो होस्ट करेगा मीटिंग वही मेरा सेक्रेटरिएट है और उन्हीं का स्टाफ मेरा स्टाफ है उस साल के लिए कम से कम, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आप लोगों को लगभग आंसर मैंने बता ही दिया, फिर भी आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे, वीडियो को पॉज करके आंसर दे लो। ओके, दे लिया, आगे चलते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। रीजन यहाँ पर यह है कि ये G20 कहने के लिए, पर इसके अंदर 19 कंट्री है और प्लस यूरोपियन यूनियन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, ठीक है। तो 19 कंट्री है और यूरोपियन यूनियन है, तो G20 समूह आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। स्टेब्लिश 1999 में किया गया था यहाँ पर कि मिलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, इनकी भी मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में G20 के लीडर जो हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं, जिसके चलते चीजें आप लोगों को टाइम टू टाइम इसकी मीटिंग देखने को मिलती रहती है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, अभी इंडोनेशिया इसकी मीटिंग जो है वो होस्ट करने वाला है।
इंडोनेशिया होस्ट करने वाला है सर, प्लीज इंडोनेशिया दिखा भी दो। जी हाँ बिल्कुल दिखाएंगे इंडोनेशिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये इंडोनेशिया पूरा जो लाल लाल एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये लाल लाल जो लाइन है जो पूरी चारों तरफ को बिखरी हुई है, ये पूरा इंडोनेशिया है, यानी कि आइलैंड में बिखरा हुआ देश है यहाँ पर। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है खासकर इंडिया के लिए, और हमारी तो इनके साथ में संस्कृति भी सेलिब्रेट की जाती है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, इंडोनेशिया वन ऑफ द जो बिगेस्ट कंट्री हैं उनमें से एक इंडोनेशिया भी है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, और यहाँ पर रामायण और जो महाभारत है वो फॉलो किए जाते हैं। ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर में, जबकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप लोग याद रखते हैं। बाकी यहाँ पर इसके आइलैंड है, इसकी जो जकार्ता आप लोगों को यहाँ पर कैपिटल देखने को मिलेगी, इधर आप लोगों को सिंगापुर देखने को मिलेगा, और यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखते हैं, यहाँ पर एक जावा सी भी है इसके अंदर में, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये जावा सी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैंने दिखा दी, पर ये वो छोटी सी बात नहीं थी, वो छोटी सी बात दूसरी है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। जो ये रहा मलक्का स्टेट, तो ये याद रखिएगा, ये जो मलक्का स्टेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इससे बहुत सारा व्यापार ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर आसियान कंट्री के अंदर में, और यहाँ पर डायरेक्ट हमारे अंडमान निकोबार के सामने यहाँ पर जाकर ही टिकता है। इसीलिए यहाँ पर हमारी कंट्री की फोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कल को यहाँ पर कोई आकर दबदबा ना दिखाए और अपनी दादागिरी न चलाए। तो मलक्का स्टेट है यहाँ पर। इसी मलक्का स्टेट से बचने के लिए जो चाइना का जो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बनता नहीं है, तो इसी मलक्का स्टेट से पीछे छुटाने के लिए चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ में अपने रिलेशन बढ़ा रहा है, ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके थ्रू वो यहाँ पर इंडियन ओशन में आ सके, अरेबियन सी के अंदर में, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में ओनली ये है, इन कंट्री के साथ में इनकी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? साउथ चाइना सी में चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन है जिसको डैश लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो डैश लाइन में कुछ और बोलते हैं क्या, कुछ नाम भी है क्या उसके सामने? अगर डैश लाइन में बोलूं, क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। उस डैश लाइन को क्या बोलते हैं? 8 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, 10 डैश लाइन, या फिर 11 डैश लाइन? तो कौन सी डैश लाइन है यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो जो डैश लाइन है यहाँ पर, वो डैश लाइन बेसिकली चाइना बोलता है कि मेरा एरिया है। ऐसे ऐसे नहीं डैश डैश लगा दिया कि ये मेरा एरिया, लकीर खींच ली, और यहाँ पर कोई भी आता तो उसके पैरों में गोली मार दूंगा ठीक है। तो ये हरकत चाइना यहाँ पर करता है। तो इसी के चलते यहाँ पर चाइना यहाँ पर इन कंट्री के साथ में बनती नहीं है, तो चाइना को लगता है कभी कोई बदतमीजी हो जाए तो मेरे पास में ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए इंडियन ओशन में जाने का। तो इसी के चलते उसने पाकिस्तान के सर पे कह लो या फिर कंधे पे रखो हाथ रख रखा है, जिसके चलते पाकिस्तान की जो है अभी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है, क्योंकि चाइना हमेशा सामने वाली कंट्री को डेट ट्रैप में फंसाता है। ये जो शब्द है ना डेट ट्रैप, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैंने क्वेश्चन देखा स्टेट पीसीएस के अंदर में, शायद हरियाणा पीसीएस का पेपर था, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी शेयर किया था। ये पूछ लिया गया कि डेट ट्रैप क्या होता है, और ये इतनी बार आप लोग एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सामने वाले को इतना पैसा दे देना कि वो पैसा दे भी ना पाए, आप लोग का पैसा तो पैसा, वो इंटरेस्ट भी ना पे कर पाए, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा आप ही से फिर से पैसा लेकर आप लोगों का इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो इसको कहते हैं चक्रव्यूह में फंसाना। इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में फंसाने वाली बात नहीं होती है, वो वाला फंडा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो G20 के बारे में जान लिया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर लोकेशन भी मैंने आप लोगों को दिखा दी, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के साथ में, जो आप लोग की मैप बेस्ड भी प्रैक्टिस हो रही है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके चलो यार। मेरा मानना है कि जो काम करो ना उसको अच्छे से करो, दिल लगा के करो, वरना करो मत यार। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, पढ़ा रहने दो, फिर क्यों फालतू में टाइम पास करना है। टाइम भी पास करना है और काम भी नहीं करना है ना, ऐसे नहीं हुआ करता यार, ठीक है ना। यार गंदी बात है यार, ऐसे नहीं करना। पढ़ना है अच्छे से तो पढ़ना है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को 2 क्वेश्चन दूंगा एक साथ में, और फिर दोनों का आंसर एक साथ में बताऊंगा, क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। तो पूरा टॉपिक आप लोगों को तैयार हो जाना है, ठीक है। अटेम्प्ट करिए इनको और आंसर बताइए। पहले बोला गया यहाँ पर स्किल इंडिया मिशन के बारे में, बोला गया कि स्किल इंडिया मिशन जो है उसके बारे में आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है, ये यहाँ पर एक तरीके से इसका जो इनिशिएटिव है उसमें कौन कौन सा इसके अंदर इंक्लूड है। तो बोला गया स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन को बोलते हैं, अगर आप लोग बोलें हिंदी में, कौशल विकास, ठीक है। तो कौशल विकास इंडिया का, तो उसके लिए मिशन है यहाँ पर ये, तो उसका एक मिशन आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आता है, यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। दूसरा बोला गया नेशनल पॉलिसी फॉर जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, कौशल विकास और उद्यमता के लिए जो राष्ट्रीय नीति है 2015 की वो आती है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखने को मिलेगी, और स्किल लोन जो स्कीम है इनके कौशल ऋण योजना इसके अंदर आती है। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4, और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबव। अटेम्प्ट करो, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। नहीं, इसके बाद में नहीं, पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, प्रधानमंत्री जो यहाँ पर पूरी जो कौशल विकास योजना है PMKVY,
इसके की कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम लोग फोकस देना है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला है कौशल एंड रोजगार मेले लगाए जाते हैं यहां पर, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। प्लेसमेंट असिस्टेंट दिए जाते हैं, प्लेसमेंट में सहायता करवाने वाले। और रिकॉग्नाइज और प्रायर लर्निंग, यानी कि पहले से ही यहां पर सीख के लिए मान्यता दी जाती है कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है? ए में बोला गया 1 2 3, ठीक है। इसी के साथ में बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। दोनों के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने, वीडियो को पॉज कर उसके बाद में आप लोगों ने आंसर देखना है, ठीक है। तो बताइए, वैसे वीडियो पॉज करने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ ही देता हूं, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पढ़कर मैंने सुनाई दिया, आप लोगों को आंसर देना होता है फिर तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले का आंसर जो है, जो ये क्वेश्चन है उसमें आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। सारे के सारे जो इनिशिएटिव है इसके अंदर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखिएगा 2015 में लॉन्च की गई थी और टारगेट ये था कि 40 करोड़ लोग जो हैं उनको अलग अलग स्किल प्रोवाइड कराएंगे 2022 तक का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर वो क्या है, वो है यहाँ पर ये जो इसके प्रॉपर कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये है इसके की कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हो गई, इसी के साथ में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग होगी, स्पेशल प्रोजेक्ट हो गया, कौशल एंड रोजगार मेले के बारे में बात की, प्लेसमेंट असिस्टेंट के बारे में, इसी के साथ में कंटिन्यूअस मॉनिटर भी करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को डेली अपना जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो उसको चेक करते रहिए, ताकि कोई दिक्कत न देखने को मिले और जहां पर गलती है वहां पर उसको सुधार सको, ठीक है। स्टैंडर्डाइज करने की बात की जा रही है, ब्रांडिंग और इसी के साथ में कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट है। तो ये जो कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बताए, इसमें से कितने कंपोनेंट यहां पर है अगर आप लोग बात करेंगे, तो आंसर सही क्या है यहाँ पर 2 3 और 4, यानी कि बी है 2 3 एंड 4। लॉन्ग टर्म नहीं है यहाँ पर, ये शॉर्ट टर्म की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर एग्जैक्ट पता होगा उसके बारे में तो सही आंसर आप लोग दे पाओगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहते हैं, तो कोशिश ये किया करो जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो आप लोग हिंदी में पढ़ लिया करो। तो कहीं भी अगर कोई गलत हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो उसे बता देना, पीपीटी में उसको सुधार दूंगा। क्योंकि रीजन ये रहता है कि गूगल के थ्रू ट्रांसलेशन किया जाता है, और गूगल आप लोगों को पता है हमारा तो है नहीं यार, यूएसए वालों का है, ठीक है। तो उससे कई सारी चीज़ें पूछोगे तो उल्टी सीधी बताता है, कई बार मैंने देखा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एप्लीकेशन में लिख दूंगा आप लोगों को, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरी गलती नहीं होगी, वो गूगल की गलती होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन काफी पुराना है पर लेकिन कई बार न्यूज में रह चुका है। यहाँ पर बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पॉन्सर्ड द रिजोल्यूशन टू मार्क द 2023 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि बाजरा की बात की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसको डिक्लेयर किया गया 2023 के द्वारा, यानी कि कौन सी ऐसा देश है जिसने जाकर यहाँ पर माथा पच्ची करी, भाई साहब ऐसा कुछ कर दो। कॉमन सेंस आप लोग टोटली यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूएसए, रसिया, इंडिया या फिर चाइना। कौन सा देश है जो कि अपने आप को कृषि प्रधान देश बोलता है, तो वह है हमारा प्यारा भारत। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, तो इसके तहत आप लोग याद रखिएगा कि इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन। तो आप लोगों को पता होगा नॉर्मल वो इंसान जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो अपना वेजिटेरियन में ही अपनी जो है प्रोटीन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी सारी हमारी दालें होती हैं उनमें शानदार तरीके का प्रोटीन होता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी मैं घर जाता हूँ लगभग जो टाइम हो जाता है उसमें, तो मम्मी जो है हमेशा मुझे क्या करती है, कई सारी दालों को मिक्स कर तो उनमें थोड़ा सा बेसन वेसन भी डालकर अपने एक तरीके से पूरा एक लड्डू टाइप का वो बन जाता है, जैसे लड्डू बांध सके, तो उसको आराम से खाओ, वो प्रोटीन का काम करेगा। उसमें घी भी रहता है, ठीक है, उसमें मखाने गोले भी आप लोग डाल सकते हो, बादाम या फिर जो भी आप लोगों को लगे सूटेबल वो चीज़ें भी आप लोग डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द जो भी आप लोगों की अच्छी लगता हो टेस्ट के हिसाब से। बड़ा ही शानदार लगेगा, खा के देखना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन की बात होती है। प्रोटीन हमारी जो बॉडी होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक आप लोग बोल सकते हैं। अगर ये चीजें खाओगे तो काफी अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ही शानदार में तरीके से आगे बढ़वा पाओगे। तो क्यों ना उन लोगों तक भी यहाँ पर प्रोटीन पहुंचाया जाए। तो इसी के चलते यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इंक्रीज किया जाए यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा फोकस था। याद रखेगा इंडिया ने सेलिब्रेट किया था 2018 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हमने 2018 में सेलिब्रेट भी कर लिया था। अब हम लोग कह रहे हैं 2023 को, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी तो यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसको भी यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देने की बात करी। क्यों भाई साहब, हमने सेलिब्रेट किया तो तुमसे भी करवाएंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना। योगा हम लोगों ने पूरी दुनिया से सेलिब्रेट करवा दिया ठीक है। योगा को कई सारे लोग बोलते हैं धर्म से रिलेटेड है बहुत सारे लोग, पर लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि समझ गए हैं कि धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पर पूरा जो फोकस है वो बॉडी के ऊपर है। तो ये काफी अच्छी चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। ओके,
ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, इसको तो आप लोग अपने आप ही आंसर दे सकते हो। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो कब सेलिब्रेट कहते हैं, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग खुद से इसका आंसर दीजिए, ठीक है। 1 मिनट पहले आप लोगों को बताया। ऐसे क्वेश्चन इसलिए भी डाले जाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस भी बढ़े आप लोगों का। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हर जगह क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर मिल गए, ठीक है। तो आप लोगों को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस देने के लिए भी है कि साथ साथ में कि आप लोगों को लगे चलो कुछ तो मामला आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है, याद रखना भी चीज़ें बड़ी बात होती है। आप लोग चीज़ों को जब दिल लगाकर पढ़ते हो वही चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। जिंदगी में वही लम्हे आप लोगों को याद रहते हो, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और दोनों ही अपनी जगह सही है। जो अच्छे लम्हे होते हैं वो आप लोगों को याद रखने चाहिए अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए। जो बुरे लम्हे हैं वो भी आप लोगों को याद रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि ऐसी ज़िंदगी हम लोगों को नहीं जीनी है, या फिर ऐसा फिर से हमारे साथ में ना हो। तो अच्छा और बुरा दोनों के बीच में से चलकर ही ज़िंदगी बनती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को बुद्धिस्ट पाथ, यानी कि बुद्धा वाला पाथ, यानी कि मिड पाथ पर चलो, ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम रहो ना ही ज़्यादा मॉडरेट रहो। आप लोगों को मिड पाथ पे चलना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर बात करें तो ये भी दालों के बारे में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, पोषक अनाज, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा है जो कि अंडर द जो न्यूट्री सीरियल्स के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। तो बोला गया यहाँ पर एक चारा है जिसको आप लोग यहाँ पर सोरगम बोला जा रहा है, ठीक है। हिंदी में इसका चारा, इसका वो चेंज किया गया। मेज, मक्का, बार्ले, जौ और यहाँ पर्ल मिलेट्स, ठीक है, यानी कि इसको भी बाजरा बोल दिया, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब ये हो गया यहाँ पर मक्का, जौ, बाजरा और चारा, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। तो सही आंसर क्या है वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं ताकि माइंड में कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो कोरस सीरियल होते हैं उनका अलग है, और जो न्यूट्रिशन वाले होते हैं वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारे यहाँ पर ऊपर दे रखे हैं, यहाँ पर सोरगम, पल्स, मिल्स, ये सारे, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग देखते हैं कुछ ऐसे हैं जिसमें दोनों चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप लोग देखते हैं जैसे कि अगर बात बोली जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ऐसा है कि कोई फल फ्रूट्स आप लोग बोलो कि अच्छा ये भी है, उसके अंदर ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं, कोई वाटर टाइट सेपरेशन होता है, तो ये चीज़ याद रखेगा। तो ये न्यूट्रिशन बॉडी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके चलते बेसिक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। कोई ऐसी कम्युनिटी जिसको देखकर रोना आता है कि भाई साहब इनकी कितनी जिंदगी जो है वो खराब कर रखी है, तो वह उइघर कम्युनिटी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि तुर्किश एथनिक कम्युनिटी है, यानी कि एक तरीके से इसका जो कनेक्शन है वो तुर्किश या तुर्की के साथ में। और ये पाई कहाँ पर जाती है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। उइघर जो कम्युनिटी है प्रीडोमिनेटली मुस्लिम माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप, ठीक है। तो मंगोल, तुर्की, कुर्द या फिर नन ऑफ द अबोव, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर बोल ही दिया है कि तुर्किक ये एथनिक ग्रुप है, पर लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर और बेटर तरीके से अगर बनाया जाए, सबसे ज्यादा कहाँ पर ये हैं जो कि आज के डेट में जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, मतलब कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि इनको मैंने कहते हैं कि डंडे से लेकर इनके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पर रेप किए जाते हैं, इनकी जो महिलाएं उनको, जो मर्द हैं उनको यहाँ पर इनको नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है वहां पर, ठीक है। अपने एरिया से इनको भगाया जा रहा है, वहां पर अपना स्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, और ये सारी हरकतें कौन कर रहा है? वो कर रहा है चाइना। तो चाइना के अंदर ये जो कम्युनिटी है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। चाइना का जो यहाँ पर जिंगजियान वाला जो रीजन है, ये ऑटोनोमस रीजन है यहाँ पर, और आज की डेट में चाइना ने यहाँ पर पूरी बर्बादी कर रखी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी ओनली यहीं पर ही रहती है, कुछ कम्युनिटी आप लोग को यूएसए में देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में, पर लेकिन इतना आप लोग देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी है आज के में चाइना में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है यहाँ पर। तो इसके चलते बार बार नीजर में, तो यहाँ पर एक तो ये जिंगजियान वाला जो रीजन है याद रखिएगा, और इसी के साथ में उइघुर कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग पता रख सकते हैं, छोटी छोटी बातें, जैसे कि सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में पूछ ले जाए, ठीक है, कहाँ से आती है? श्रीलंका से आती है। रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में पूछ ले जाए, कहाँ से आती है? म्यांमार से आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तमिलियन कम्युनिटी अभी फिलहाल जो रिसेंटली न्यूज में थी, तो श्रीलंका में यहाँ पर ये न्यूज में थी, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को आप लोगों को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे एरिया हैं जिसके बारे में न्यूज में है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये रीजन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जहां पर चाइना बहुत ज्यादा अत्याचार करता है। ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देखते हैं जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चाइना के अंदर रीजन है जहां पर चाइना जो है इन पर जो है उन्हें कहते हैं मानवता के खिलाफ जाकर यहाँ पर पूरे अत्याचार कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी चाइना को जो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी खींचने की कोशिश की गई यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पर इनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए गए कि यहाँ पर ये नरसंहार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां पर गायब हो चुके हैं और उनका पता नहीं है वो कहां पर हैं आज की डेट में। तो ये प्रॉब्लम है यार। ये जो क्वेश्चन है एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि कई बार आप लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है एग्जाम के अंदर में, क्योंकि आप लोगों के सामने क्या करते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फुल फॉर्म इनको पता ही होगी। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा जब भी डिस्कशन कराता हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस वाला, उसमें मैंने अक्सर आप लोगों को बोला है कि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म कम से कम आप लोग जरूर देखा करो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, तो ये रीजन है। अभी यहाँ पर सारा शॉर्ट में दे दिया। अब आप लोग को पता होगा शायद कि टॉपिक के बारे में पता भी हो, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म याद है। जैसे अमरूद के बारे में बोल दिया, यहाँ पर पी में या PMAYU, इसी के साथ में ICCS TULIP टूलिप, इसमें बोला गया कि अर्बन डेवलपमेंट जो है उसका जो इनिशिएटिव से रिलेटेड कौन सी यहाँ पर है करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा? ABCFD आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या बताइए, देखता हूँ किस किस को क्या क्या पता है। वैसे आंसर डी है, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा बता देता हूँ। अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो कि अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। आप लोगों हमारे देश में अगर देखना चाहें तो जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने मुंबई के अंदर बाढ़ देखी थी, अभी बेंगलोर के अंदर बाढ़ देखी आप लोगों ने, इसी तरीके से केरला के अंदर आप लोगों ने बाढ़ देखी। तो ये क्या होता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अर्बन डेवलपमेंट जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं उसको ढंग से नहीं किया जा रहा है। अर्बन डेवलपमेंट को जो है कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं उसको प्रॉपर वे में फोकस नहीं दिया जा रहा है। अगर अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर लेकिन यहाँ पर कोई फोकस ही नहीं है, तो इसलिए जरूरी है कि उसके ऊपर फोकस देना। प्रधानमंत्री आवास योजना यू दिया इसमें अर्बन के लिए, अर्बन एरिया में भी इंप्लीमेंट करना है, पर लेकिन फिर भी दिक्कत है आप लोगों को देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC, ये अभी एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई सिटी अगर डेवलप की जा रही है तो उस सिटी में कहां से पानी जाना है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्राइम सिस्टम, कोई भी इशू चल रहा है, एक ही जगह उसको कंट्रोल सेंटर बना दिया कि आसानी से यहां पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटी, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसी के साथ में टूलिप है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो अर्बन एरिया में भी लर्निंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है। तो अर्बन डेवलपमेंट के बारे में लिखने के लिए अगर कुछ आ जाए तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपना जो भी सिस्टम होगा उसके अंदर में, ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। WHO के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कितनी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो उसी के साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी 23, अप्रैल 7, मई 14 या फिर अगस्त 30? सही आंसर क्या है? कम से कम एटलीस्ट वीडियो पॉज कर आंसर देना। मैं आप लोगों को ओनली इस डे के लिए क्वेश्चन नहीं लगाया, पूरा WHO के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, ताकि एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप लोगों की लिस्ट में ऐड हो जाए और आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसका आंसर दे सको। ओके, पर रुको, आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर एक साथ में करेंगे, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो एक ही स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे कौन सी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करने के लिए बोला जाता है, और वो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और ये वो रिपोर्ट है जो कि एग्जाम में आप लोग का सर खाती है। फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी अगर फोकस करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, इसी के साथ में एम्बिएंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट, इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग। सही आंसर यहाँ पर क्या है, कौन सी रिपोर्ट WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करता है? तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो और एक ही स्लाइड में आप लोगों को मैं आंसर बताने जा रहा हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी, और बी का मतलब है 7 अप्रैल। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का ये पार्ट है, एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और कुछ याद रखो या ना रखो, 2 चीजें जरूर याद रखना, एक तो यहाँ पर ये रिपोर्ट, और दूसरा यहाँ पर इसका एक ऑफिस भी है इंडिया के अंदर, यानी कि अपने देश के अंदर। तो अपने के देश के अंदर भी आप लोग यहाँ पर इसका वो देखने को मिलेगा, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, यानी कि हमारी कैपिटल में, और ये है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। रिपोर्ट जो आप लोगों को वहां पर बताई वो तो बताई, यहाँ पर ये कुछ रिपोर्ट है सारी की सारी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर पढ़ो तो एटलीस्ट उसकी रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना कि ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, क्योंकि स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो मैच करने के लिए आ जाता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर स्टेट पीसीएस के बारे में बताते नहीं आप। यार आप लोग ये देखो देश के अंदर कितने स्टेट हैं, अब उन स्टेट के अंदर सबके अपने अपने एग्जाम होते हैं। आप लोग एक काम करना, ये आप लोग कंफ्यूजन में आते हो, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वो यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करते हैं।
अगर आप लोग यूपीएससी का पैटर्न प्रॉपर वे में फॉलो कर लोगे, उसी के साथ में अपनी लोकल जो चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लोगे, यानी कि स्टेट की जो चीजें हैं, तो आप लोग एक अच्छी परफेक्ट स्टडी अपनी कर पाओगे। लेकिन अगर अपने ही स्टेट के ऊपर रहोगे तो फिर देखिए रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये फोकस आप लोग जरूर करिएगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने अच्छे से एंजॉय करिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अब की बार यूपीएससी ने थोड़ा सा अंदर जाकर आप लोगों से टॉपिक पूछे, तो ऐसे टॉपिक भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बेल के बारे में, और बेल में भी एंटीसिपेटरी बेल। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहां पर मेंशन है, तो ये आप लोगों को पता है सीआरपीसी की जो धारा उसमें सेक्शन 437, सेक्शन 438, 439 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर बताओ, देखता हूं कौन जो है वो इसका सही आंसर देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार आप लोगों से जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर डिटेल में बता दूंगा तो आप लोग लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो सारी बेल के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, पहले आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लो आंसर सही क्या है। अभी अगर बात करें तो आंसर तो इसका बी हो गया। बी का मतलब क्या है यहाँ पर? बी का मतलब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो सेक्शन 438 के अंदर में आती है, और 438 कहां पर है? वो बी के अंदर में है। पर लेकिन कल को आप लोगों से यहाँ पर रेगुलर बेल, इंटरिम बेल या फिर एंटीसिपेटरी बेल किसी के बारे में पूछे जाए, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, जो कि पहली बार ड्राफ्ट किया गया था अंग्रेजों के जमाने का जेलर है 1882 में। तब से लेके अब तक यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसमें जो रेगुलर बेल होती है वो यहाँ पर सेक्शन 437 और 439 सीआरपीसी में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि रेगुलर आप लोगों को ग्रांट की जा सकती है। किसी को अरेस्ट कर लिया बाय द पुलिस तो उसको बेल लेनी है अगर, तो नॉर्मल आती है। इंटरिम बेल क्या रहती है? जब हियरिंग से बिफोर बेल ली जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसी में यहाँ पर आप लोगों को ग्रांट की जाती है रेगुलर बेल और यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल। तो इसमें जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वो होती है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, यानी कि अगर इंसान को एक बार गिरफ्तार कर लिया तो फिर उसको बेल नहीं मिलने वाली है, और लगता है कि इस इंसान के ऊपर आरोप लगा दिए, वो आगे चलकर उसको ये लग रहा है कि हो सकता है कि वो फालतू के फेक जो है उसके ऊपर वो आरोप लगाए गए हो, तो पहले ही बेल ले लो। क्योंकि कई सारे नामी गिरामी लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम खराब करने के लिए भी यहाँ पर कई बार उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। अगर वो जेल में चले गए तो एक तरीके से उनको दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी। तो इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल जो है यहाँ पर, और ये अब रेगुलर बेल, इनमें आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में आते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल कई बार यहाँ पर ली जाती है, जिसकी वजह से बार बार न्यूज में रहती है। ठीक है, आंसर बी हो गया। काफी इंटरेस्टिंग एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी स्कैवेंडियन कंट्री के बारे में, कि स्कैवेंडियन कंट्री जो है वो कौन सी होती हैं, और ये कई बार न्यूज में रहती हैं, क्योंकि ये वो कंट्री हैं जो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में। अगर आप लोग जाओगे या फिर किसी भी ऐसे इंडेक्स में जहां पर इंसानों की सेहत, उनकी हेल्थ से रिलेटेड या फिर उनकी जॉब से रिलेटेड, उनकी लाइफ के सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की जाती है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है यहाँ पर स्कैवेंडियन कंट्री के बारे में? तो आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर आंसर देखना, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का तो यार आंसर आप लोग दे ही दोगे। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पर? ये आप लोगों के सामने है। स्कैवेंडियन कंट्री के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, समटाइम्स यहाँ पर फिनलैंड, आइसलैंड और ये कुछ आइलैंड है, इनको भी यहाँ पर नॉर्मली आप लोग काउंट कर लेते हैं। तो अगर इन जनरल आप लोग जाओगे तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। ठीक है, तो यानी कि नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क इन जनरल अगर कैटेगरी में आप लोग जाते हैं। वैसे नॉर्डिक कंट्री भी अगर आप लोगों से पूछ ले जाए तो आप लोग यहाँ पर वो बोल सकते हो। ठीक है, वैसे अगर बात करें स्कैवेंडियन कंट्री, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर और भी आसपास की जो कंट्री हैं, जैसे अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया कि फिनलैंड वगैरह को भी काउंट करते हैं और आइसलैंड को भी। कई जगह दोनों ही आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर है, तो आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली बी भी बोल सकते हो और या फिर आप लोग डी भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई जगह आप लोगों को दोनों ही आंसर नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। इन जनरल लिख देते हैं कि इन जनरल इसको बोलते हैं, वैसे ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर इस तरीके से कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया। पर वैसे स्कैवेंडियन कंट्री में आप लोगों को स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और इसी के साथ में फेरोर आइलैंड जो है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डी आंसर यहाँ पर ज्यादा प्रेफर किया है। ओके, कंफ्यूज मत होना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, तो इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो क्या थी? 81, 75, 46। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, यानी कि 46। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारी रैंक जो थी 81 थी, तो हमारे देश में इनोवेशन इतना अच्छा हो रहा है कि 81 से बढ़कर हम लोग 46 पर आ गए हैं।
तो 130 कंट्री में हमारी जो रैंक है वो 46 है। और दूसरी बात यहां पर ये भी है कि मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग ज्यादा खर्चा करते नहीं है। तो जिस दिन हम लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग और अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम लोग आगे चल के पीएचडी करें? शायद ही कोई जो है वो सामने निकल कर आएगा। तो इसलिए कह रहा हूं यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है आज के डेट में वर्ल्ड में, यूएसए और चाइना के बाद में। एक तो ये काफी बड़ी बात है। इंडिया के अंदर लगभग 75,000 के करीब स्टार्टअप आज के डेट में नए निकल कर आ रहे हैं। 49% स्टार्टअप जो है वो ऐसे एरिया से निकल कर आ रहे हैं जहां लोग जॉब के पीछे भागा करते थे, अभी वो जॉब सीकर नहीं जॉब देने वाले बन गए। यूनिकॉर्न यहां पर 106 हो चुके हैं, ठीक है, 105 लिखा है पर रिसेंटली अभी 106 अभी यहां पर डिसाइड कर दिया गया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इतने सारे यूनिकॉर्न बन गए जिनकी, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, $1 बिलियन जो है वो उनकी वर्थ है, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए आप लोग बोल सकते हैं अगर रुपये में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि डॉलर की वैल्यू क्या है। अगर 70 रुपये डॉलर चल रहा है तो 7,000 करोड़ हो गए, 80 रुपये डॉलर चल रहा है तो 8,000 रुपये हो गए, 8,000 करोड़। और वैसे 78 के करीब चल रहा है, तो इस तरीके से मैंने एक मोटे मोटे तौर पर बोल दिया, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। तो इसके चलते अगर ग्लोबली आप लोग बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्री की जो रैंक है वो बढ़ेगी अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट अपने देश में बढ़ाते हैं अच्छे से। तो कुछ और भी रैंकिंग है वैसे यहाँ पर साथ में। अगर पब्लिकेशन के बारे में पूछे हमारी रैंकिंग क्या है, तो 2021 में हमारी थर्ड रही, ठीक है। पेटेंट के बारे में पूछे कितने पेटेंट हमारे द्वारा फाइल किए गए ग्लोबल लेवल पर, हमारी रैंक जो है वो 9 देखने को मिलेगी। क्वालिटी ऑफ रिसर्च में भी हम लोग अभी आगे आ रहे हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर 9th देखने को मिल रही है, ठीक है। 13th थी यहाँ पर 2013 में। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, काम कर रहे हैं पर लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जो है टॉप कंट्रीज के अंदर में आ जाए। उसके लेवल पर हम लोग को काम करना जरूरी है। तो फिलहाल टाइम पर ये आंसर इसका सी हो गया, ओके। हमारी कंट्री में स्टार्टअप जो कल्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड जो एक तरीके से हार्नेसिंग जो इनोवेशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब क्या है कि नवाचार यानी कि इनोवेशन के ऊपर फोकस करना, और एक तरीके से इसकी राष्ट्र की जो पहल है इसके पर्टिकुलर एरिया में की चीजों को एक्सेप्ट करना, आगे लेकर चलना। दूसरा बोला गया यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, सीड फंड स्कीम है इसके लिए। इसी के साथ में प्रारंभ आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी है यहाँ पर, ठीक है। और अब तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में नेशनल स्टार्टअप डे भी आप लोगों के सामने है। क्या बोला मैंने? नेशनल स्टार्टअप डे। तो ये भी आप लोगों से पूछा सकता है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो स्टेटमेंट सही क्या है? स्टेटमेंट सही यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं ताकि देश के अंदर में स्टार्टअप यानी कि जो जॉब देने वाले जो हैं उनका एरिया बढ़े, ना कि जॉब लेने वालों को ओनली। इससे फायदा काफी ज्यादा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो इसी के ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? अब की साल से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। एक बात बता देता हूं कि वो डिक्लेयर कब किया गया था प्राइम मिनिस्टर। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा देश में जो बिजनेस करने वाले हैं उनको सपोर्ट करने की बात की थी। 2 क्वेश्चन एक साथ दूंगा और फिर उनका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे ये पता चलेगा कि ये टॉपिक आप लोगों का कितना तैयार हो गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है दोनों क्वेश्चन। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करता है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। सोशल डायलॉग रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी डी, ये आप लोग को बताना है। एक और क्वेश्चन है, आंसर फिर दोनों का साथ में दूंगा क्योंकि एक ही स्लाइड में आंसर मिल जाएगा दोनों का। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग ILO बोलते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया कि स्टेब्लिश की गई थी जो वर्साई ट्रीटी है 1919 में, 1919 में। ये फर्स्ट एक ऐसी एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि यहाँ पर, ये फर्स्ट स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि यहाँ पर 1945 में स्टेब्लिश की गई। और ये ओनली ट्राइपार्टाई एजेंसी है UN की, ऐसा बोल सकते हो, यानी कि 3 जिसमें त्रिपक्षीय मिलकर काम करते हैं। तो ये पूरा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग दो, देखता हूं सही आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग बोलो, इसका आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा डी, यानी कि सारी की सारी रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत की जाती है किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग ILO बोलते हो।
पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नोबेल पीस प्राइज ही मिल चुका है भाई को 1969 में, ठीक है। ट्राईपार्टाई एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट, इंप्लॉई और इंप्लॉय वर्कर सारे मिलकर काम करते हैं, यानी कि त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जहां पर तीनों आप लोगों को देखने को मिलेंगे काम करते हुए, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी में क्या हो गया, ट्राईपार्टाई है, बिल्कुल सही है भाई साहब, आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, ठीक है। तो अनिता भाभी जी घर पर इसमें मतलब सही पकड़े हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसमें सही पकड़े हैं। ये बोला है कि इट्स बिकम फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन इन 1945। सही आंसर के यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, तो ये सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1946 ना कि 45। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। वैसे इस क्वेश्चन में नोबेल प्राइज भी डाला जाता तो और इंटरेस्टिंग बनता है, पर कोई नहीं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, नोबेल प्राइज भी 1969 में। तो ये पूरा का पूरा आंसर जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया आप लोगों को। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूजन हाथ न लगे, बिल्कुल क्लैरिटी रहे एकदम। कुछ एक्सरसाइज के नाम दिए हैं और ये रिसेंटली मैंने टॉपिक आप लोगों से डिस्कस भी किया था, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसका तो आंसर दे दोगे, इतनी जल्दी तो नहीं भूलोगे कम से कम, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर एक्सरसाइज के नाम, और वो किसके साथ है मैच करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये कैसी एक्सरसाइज है, नेवी की है, आर्मी की है, एयरफोर्स की है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बहुत ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। पहले बात की जा रही है समप्रीति के बारे में, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग समप्रीति। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये आर्मी की है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये है टेबल टॉप, ये नेवी की एक्सरसाइज है। तीसरा बोला गया INBN यानी कि इंडिया और बांग्लादेश कॉर्पेट, ये एयरफोर्स की है। तीसरा बोला गया यहाँ पर एक्सरसाइज बंगो सागर, ये नौसेना की है। सही और करेक्ट आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया ओनली 1 पेयर सही है, बी में बोला गया ओनली 2 पेयर सही है, सी में बोला गया ओनली 3 पेयर सही है, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ये आप लोगों को मैच करना है, तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर आंसर दो यार, कम से कम इस क्वेश्चन का तो आंसर दो। ये तो अभी रिसेंटली नया ताजा पढ़ा है, बासी भी नहीं हुआ अभी। सही आंसर क्या है यहाँ पर, सही आंसर यहाँ पर बी, 2 पेयर आप लोगों को सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों के सामने है, इसको मैच कर लीजिए एक बार, बिल्कुल करेक्ट आंसर सामने आएगा। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया ने बंगला को लिबरेट करने में यानी कि आजाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो योगदान था वो 1971 की वॉर में, कि हमने इनकी मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसको ट्रेन किया था हमारी आर्मी ने, तब जाकर ये जो है हथियार चलाने के लिए तैयार हुई, तब जाकर इन्होंने पाकिस्तान की जो सेना थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और तब जाकर बांग्लादेश जो है वो एक आजाद नेशन, आजाद देश बना। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखेगा। बांग्लादेश के साथ में कितनी राज्य हैं हमारे जो कि बॉर्डर टच करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये संवेदना क्या है और कौन कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय, असिस्टेंट सहायता देने वाला, डिजास्टर आपदा में रिलीफ राहत देने वाला HADR। तो इसका HADR भी इसके अंदर आ गया। तो इंडिया के साथ में कौन कौन सी कंट्री मिलकर यहाँ पर संवेदना व्यक्त करती है अपनी, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। तो संवेदना व्यक्त करने वालों में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और UAE है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? अगर सहमत है तो कंप्यूटर जी सही आंसर बताइए। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। यहाँ पर सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या है, ये बता देना, बेइज्जती मत कराना, क्योंकि अभी आप लोगों को आंसर दिया था मैंने, अभी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। आंसर हो गया यहाँ पर डी। डी का मतलब क्या है, यह आप लोगों के सामने सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की थी यहाँ पर इसके बारे में। संवेदना में कौन कौन है यहाँ पर, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, UAE। तो 5 है टोटल मिलाकर। 5वें कौन है, 5वें हमें भैया, हमें कहाँ भूल गए भाई, इंडिया है, ठीक है 5वां। तो 5 कंट्री की पूरी आप लोगों को संवेदना देखने को मिलेगी जिसमें ये मिलकर काम करते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया है, ठीक है। मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे, बताओ। चलो चलना है, कहां पर चलना है, सफर पर चलना है। तो एक सफर पर आप लोगों को लेकर चलता हूं, बताओ कौन कौन चलेगा। ये वो वाला सफर नहीं है, ये पोल्यूशन से सफर करने से बचाने वाला सफर है। इस सफर के बारे में डिटेल में एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया है। इट वॉज डेवलप्ड एंड ऑपरेशनल बाय किसके द्वारा, ऑपरेशनलाइज किए जाते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा, यानी कि हमारे देश का जो ये मौसम विभाग वाला जो एरिया है ये इसको काम कराता है। ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी कंट्री में, जो फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे देश में दिल्ली में ऑपरेट किया गया था उसका। सही स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर सही है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सही आंसर क्या बताइए। पूरा डिटेल में इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो आप लोग, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये आप लोग याद रखिएगा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है।
पॉइंट नंबर 1। दूसरा यहाँ पर इसको जो ऑपरेशनल करने वाली और ये जो बात की जा रही है, इनमें दोनों में वो नहीं घपला घोटाला है, मतलब दोनों अलग अलग है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने बोला था कि IMT पुणे जो है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे बोलते हैं, उसने इसको डेवलप किया था। डेवलप कर पकड़ा दिया किसके हाथ में? ये पकड़ा दिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथ में कि भाई साहब तुम इसको यूज करो, और इन्होंने यूज करने स्टार्ट कर दिया। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है भैया, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो पहली गलत हो गई यहाँ पर, तो फिर सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर बी। पर लेकिन अगर इनकरेक्ट पूछ लेता और आप लोगों को पता होता, फिर भी आप लोग पता चला फटाफट पढ़ के निकल गए और आंसर दे दिया ए। तो ऐसी गलती को ना करना एग्जाम में भैया, ठीक है। ये बता दिया, एयर क्वालिटी ये सब बताता है। इसी के साथ में यहाँ पर 24/7 सारी बातें बताता है। 72 घंटे पहले बता देता है कि गड़बड़ होने वाली है, निकल लो, ठीक है। तो ये इतना शानदार सिस्टम है हमारे देश में, जो कि आप लोगों को एयर क्वालिटी के साथ साथ में और भी दूसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रो, ये यहाँ पर एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सबके बारे में बताता है। जो भी आपके पास में एक तरीके घपला घोपाला देखने को मिलता है, फालतू की जो चीज होती है एनवायरमेंट में, सबके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हो गया इसका आंसर बी, कंफ्यूजियाना नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड बाय द UN एज ए इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। यानी कि जो हमारी जो लोकल भाषाएं होती हैं, जो हमारी स्वदेशी भाषाएं होती हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अभी एक डेकेड स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर कौन कौन सा आता है? 2020 से लेके 2030, 2021 से लेके 31, 22 से लेके 32, 23 से लेके 33, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज आ जाए, ठीक है। तो सही आंसर बताइए, देखता हूं सही आंसर कौन देता है। आंसर देख लेते हैं, आंसर सी सही है, यानी कि 22 से लेके 32, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको डिक्लेयर भी कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंडिजिनस लैंग्वेज यानी कि हमारी जो लोकल भाषा होती है। लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर याद रखनी है। हमारे संविधान के अंदर टोटल मिलाकर 8वां शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, पर लेकिन स्टार्टिंग से यहाँ पर 22 लैंग्वेज नहीं थी, स्टार्टिंग से यहाँ पर 14 यानी कि 14 लैंग्वेज थी। पर फिलहाल यहाँ पर 8 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई है, तो अभी फिलहाल 22 लैंग्वेज हो गई है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनली 14 थी, अब यहाँ पर 22 हो गई हैं, तो 8 लैंग्वेज ऐड कर दी गई हैं। तो पहले कौन सी थी यहाँ पर, अब कौन सी थी, सारी एक जगह फिर बता दूंगा कौन कौन सी ऐड की गई है। आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, इसी के साथ में मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, नेपाली भी है, कंफ्यूज यहाँ मत जाना, ठीक है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, इसी के साथ में डोगरी। अब यहाँ पर 14 से जो ये 22 हुई है वो कैसे हुई है? सिंधी जो ऐड की गई यहाँ पर वो 21वां संविधान में संशोधन किया गया था 1967 में। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली जो ऐड की गई ये 71वां संविधान में संशोधन किया गया था 1992 में। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो ऐड की गई ये 92वां संविधान में संशोधन किया गया था 2003 में। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसीजर बन गया आप लोगों के सामने, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। अब आंसर यहाँ पर सी हो गया। पहले वाली स्लाइड अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी तो एक क्वेश्चन उसमें और था जो कि मैंने जानबूझ के आप लोगों को वहां पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन था, पर लेकिन जिसकी चोर वाली निगाह होगी उसने उसको क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। देखता हूँ किस किसने पढ़ा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज किस साल में सेलिब्रेट किया गया? कौन सा साल डेजिग्नेटेड किया गया, ये आप लोग को बताना है। तो देखता हूँ कौन से आंसर देता है, वीडियो को पॉज कर आंसर देना। आंसर दिखाऊं कहां पर है, ये देखिए, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज है 2019 का है आप लोगों के सामने। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो कंफ्यूजियाना नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं, तो जितना माइंड में क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाओगे। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसको। बेहतरीन लेवल का क्यों बोला? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आप लोगों से पूछे आते हैं कि जैसे कि पूछ लिया हिस्ट्री का क्वेश्चन है पर लेकिन ज्योग्राफी का बना दिया। कैसे? बोला गया कि जो ये साइट आप लोगों के सामने रखी कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है अगर बात की जाए तो। पहला बोला गया यहाँ पर लोथल, पहला बोला गया सॉरी कालीबंगा, दूसरा बोला गया यहाँ पर ये हड़प्पा, तीसरा बोला गया लोथल और चौथा बोला गया धोलावीरा। कौन सी ट्रॉपिक ऑफ जो यहाँ पर कैंसर के नीचे है? आप लोगों को पता है ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इस पर अगर आप जो कहोगे यहाँ पर होगा इक्वेटर, ऊपर हो गया यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे हो गया यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके नीचे पूछा गया जो हमारे देश में से होकर गुजरती है। क्वेश्चन यहाँ पर एक और पूछता हूं आप लोगों से, हमारे देश के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये तो आप लोगों का पुराना क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आप लोगों को देना है। लेटेस्ट जो क्वेश्चन बना है वो ये है जो आप लोगों का हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट करके पूछ लिया, ठीक है। सही आंसर क्या है? वो है सी, लोथल, ठीक है। यहां पर देखिए गुजरात के अंदर में लोथल है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जो सारी साइट बोली है वो सारी आप लोगों को यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछने बैठ जाती है ना तो फिर दिमाग चला देती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ओके, लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे। यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया।
तो संस्कृत, तमिल, उड़िया, मलयालम। तो सही आंसर यहां पर क्या है? 2004 में संस्कृत, 2005 में जो है ये है तमिल, 2000 जो यहाँ पर 14 में उड़िया और 2013 में यहाँ पर मलयालम। ए में बोला गया ओनली 1 पेयर, बी में 2, सी में बोला गया 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन से आंसर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बार टॉपिक पढ़ा रखा है। वैसे आंसर क्या है? आंसर है आप लोगों के सामने। सबसे पहले तमिल को दिया गया 2004 में, फिर संस्कृत को दिया गया 2005 में। याद रखिएगा तमिल को संस्कृत से भी पहले दे दिया गया था, ठीक है। कन्नड़ को दिया गया 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम में 13 में और उड़िया को अभी रिसेंटली दिया गया है। ऑल क्लासिकल लैंग्वेज है वो 8वें शेड्यूल में लिस्टेड है। 8वें शेड्यूल के अंदर में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। पार्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा 17, ठीक है। पार्ट जो 17 है यहां पर उसके अंदर में देखने को मिलेगा डील करता है आर्टिकल 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो ये बेसिक और बैकग्राउंड की स्टैटिक जो इंफॉर्मेशन है यहां से आप लोग कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग को पता होना चाहिए किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आई होप की माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आई होगी। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि कंफ्यूजन आप लोगों को हमेशा परेशान करता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वैसे यहाँ पर जो बात की जा रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स के बारे में बात की जा रही है। कौन सी रिवर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है? हड़प्पा, रवि रिवर, कालीबंगा, इंडस रिवर, बीआईसी के साथ में बनवाली, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, लूनी और यहाँ पर धोलावीरा, ये है बेसिकली सरस्वती। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली 1 पेयर, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ओनली 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर कौन सा मैच करना है, तो पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पूछे जाते हैं, सारी की सारी डिटेल में आप लोगों के सामने इनको मैच कर आप लोग देखते हैं कौन कौन सी रिवर जो है वो कौन कौन सी लोकेशन, कौन कौन सी रिवर है, और ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरीके से तैयार करना है ताकि ढंग से आप लोग आंसर दे सको, ठीक है। सारी की सारी एक जगह, तो आंसर यहां पर ए हो गया। तो बिल्कुल यार ढंग से तैयारी करो और आप लोग इसको अच्छे से फिर आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं वो भी आप लोग अपने मार्क्स भी लिखना कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चले कितने अच्छे से आप लोग चीजों को फॉलो कर रहे हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने देखे कि जो आप लोगों से मैं पूछ चुका हूं, कुछ क्वेश्चन नए भी आप लोगों को देखने को मिले जो कि मैंने अब तक पढ़ाए नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो ढंग से अगर चीजों को लेकर चलोगे तो काफी अच्छे से फायदा पहुंचेगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। पुरानी भी बची हुई है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट वीक की भी, ठीक है। क्योंकि कई बार ना यार तो आप लोग समझते नहीं है, जो आप लोग को बाहर दिखता है ना, जो ये वीडियो बनाता हूँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि एक काफ़ी प्यारा सा पार्ट आप लोग बोल सकते हो, पर लेकिन फिर भी तो इसीलिए मैं कहता हूँ इनको आप लोग एंजॉय करते रहो। बाकी का कभी लेट हो जाता है तो यार उसके लिए मतलब प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा नहीं उनको चेंज करना पड़ता है, पीडीएफ में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है, वो सब चीज़ें तो मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ पर्सनल मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग कर सकते हैं, और वैसे कुछ भेजना हो पीडीएफ वगैरह तो आप लोग यहाँ पर studyloverveer@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। मॉर्निंग में 6 बजे हमेशा तैयार रहना, जो भी पढ़ाई कर रहा है ढंग से सीरियस होके रेगुलर 6 बजे एग्जैक्ट आप लोगों को वीडियो मिल जाती है, अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।